यस सर, उनके बारे में कई कहानियां सुनी है मैंने, लेकिन आज तक उनसे टकराव नहीं हुआ। कर्नल स्टॉक ने जवाब देते हुए कहा, आपको मालूम है कि लेबोरेटरी पहले किसके तहत थी और अब किसके तहत है? सदर ने पूछा। यस सर, पहले ये लेबोरेटरी सार्ज के तहत थी और इसे सार्ज हेडक्वार्टर से कंट्रोल किया जाता था। फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने सार्ज एजेंसी का भी खात्मा कर दिया और सार्ज हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। और अब खतरा है कि वो ब्लैक हेड लेबोरेटरी पर जरूर हमला करेंगे। लेकिन आपने ब्रीफिंग में देखा होगा कि इस लेबोरेटरी का महले वकू और इसके इंतजामात ऐसे हैं कि वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, किसी सूरत ब्लैक हेड लेबोरेटरी तक पहुंच ही नहीं सकते, और अगर पहुंच भी जाए तो किसी सूरत जिंदा नहीं बच सकते। कर्नल स्टार्क ने कहा। जबकि वो ऐसा कर लेंगे, उन्होंने आज तक इससे भी ज्यादा हिफाजती इकदामात को शिकस्त देकर बेशुमार लेबोरेटरियां तबाह कर दी हैं। इसलिए मुझे इस बारे में कोई खुशफहमी नहीं है कि इस बार वो ऐसा ना कर सकेंगे। लेकिन मैंने यहाँ इस ब्रीफिंग का इंतजाम इसलिए कराया है कि मैं खुद वहां जाकर जायजा नहीं ले सकता था। अलबत्ता ब्रीफिंग के बाद मैं इन लोगों को यकीनी तौर पर हलाक करने का मंसूबा बना लूंगा। ओके, थैंक यू, सदर ने कहा और उठ खड़े हुए। और फिर थोड़ी देर बाद वो कार में सवार दोबारा प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उनकी पेशानी पर गौर व फिक्र के तासुरात नुमाया थे। अपने मखसूस ऑफिस में पहुंचकर उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही रिसीवर उठाया और यके बाद दिगरे 3 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा मुअद्दबाना था। कर्नल रेनाल्ड जहां भी हो, उन्हें ट्रेस करके ऑफिस में भिजवाओ, सदर ने तहकुमाना लहजे में कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद फोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी तो सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सदर ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। कर्नल रेनाल्ड हाजिरी चाहते हैं जनाब, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। भिजवा दो उन्हें, सदर ने कहा और रिसीवर रख दिया। कर्नल रेनाल्ड इसराइल के कौमी मामलात के मुशीर थे और इसके अलावा एक्रीमिया के साथ इसराइली ताल्लुकात के मुशीर भी थे, क्योंकि कर्नल रेनाल्ड का एक्रीमिया में बेहद वसी दोस्ताना हल्का था। और तो और वो एक्रीमियन सदर के क्लास फेलो भी थे। इसलिए जो काम कोई भी एक्रीमियन सदर से ना करा सकता था, कर्नल रेनाल्ड वो काम बेहद आसानी से करा लेते थे। इसलिए कि कर्नल रेनाल्ड की इसराइल के लिए खिदमात की फहरिस्त बेहद तवील थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर मुअद्दबाना अंदाज की दस्तक सुनाई दी और फिर चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और लंबा तड़ंगा वर्जिशी जिस्म का उद्दड़ उम्र आदमी, जिसने गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था, अंदर दाखिल हुआ। उसने फौजी अंदाज में सदर को सैल्यूट किया। बैठे कर्नल रेनाल्ड, सदर ने कहा तो कर्नल रेनाल्ड मुअद्दबाना अंदाज में मेज की दूसरी तरफ मौजूद एकलौती कुर्सी पर बैठ गया। हुक्म सर, कर्नल रेनाल्ड ने अपनी मखसूस भारी आवाज में कहा, लेकिन लहजा मुअद्दबाना था। कर्नल रेनाल्ड, मैंने अभी जीरो हाउस जाकर ब्लैक हेड लेबोरेटरी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग ली है। इस ब्रीफिंग से मालूम होता है कि इस लेबोरेटरी को हर तरह से नाकाबिले तस्कीर बनाया गया है और इसकी हिफाजत के लिए एक्रीमिया की ब्लैक एजेंसी का मारूफ एजेंट कर्नल स्टार्क तैनात है। मुझे ब्रीफिंग भी कर्नल स्टार्क ने दी है और मैं इस ब्रीफिंग से बेहद मुतमईन हुआ हूँ, सदर ने कहा। यस सर, मैं वहां का राउंड लगा चुका हूँ सर। असल लेबोरेटरी हर तरह से महफूज है, जबकि धोखा देने के लिए सामने जो लेबोरेटरी बनाई गई है, जिसे कोड में फ्रंट लेबोरेटरी कहा जाता है, वहां भी हिफाजत के इंतहाई सख्त इंतजामात है। कर्नल रेनाल्ड ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन इसके बावजूद मैं मुतमईन नहीं हूँ, सदर ने कहा तो कर्नल रेनाल्ड बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक उसने सदर से कोई सवाल न किया और खामोश रहा। इसलिए कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने इससे भी ज्यादा महफूज और नाकाबिल तस्कीर लेबोरेटरियों को तबाह किया है। ये शख्स लेबोरेटरी शिकन है और मेरा दिल कहता है कि उसके सामने ब्लैक हेड लेबोरेटरी भी तिनकों का बना हुआ घोंसला साबित होगी, सदर ने होंठ चबाते हुए कहा तो कर्नल रेनाल्ड ने शायद पहले जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर कुछ कहे बगैर मुंह बंद कर लिया। इमरान ने सार्ज एजेंसी जैसी ताकतवर यहूदी एजेंसी का खात्मा कर दिया है। फिर सार्ज हेडक्वार्टर को, जिसे हर लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बनाया गया था, वो भी आखिरकार तबाह कर दिया गया। गो इसमें इमरान शदीद जख्मी हुआ, लेकिन उसके साथ ही उसे सही सलामत पाकिस्तान ले जाने में कामयाब हो गए और उसे वहां एक खुफिया अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मैंने उसे एक अच्छा मौका समझा और यहूदियों की सबसे फाल और तेज तंजीम फार्माकोस अस्पताल में इमरान के खात्मे का मिशन दिया। फार्मा का एक सुपर एजेंट थॉमस वहां गया। गोस ने अपनी कामयाबी की रिपोर्ट दी, लेकिन हमने अपने जराये से मालूमात हासिल की तो पता चला कि इमरान जिंदा है और उसने थॉमस को डॉज देने के लिए बाकायदा ड्रामा किया, जिस पर मैंने फार्मा के चीफ
जैक्सन को डांट पिला दी। उसने अपने 2 सुप्रीम एजेंट चार्ली और मछली वहां भेजे। टारगेट इमरान था, लेकिन नतीजा ये निकला कि वो दोनों खुद इमरान का टारगेट बन गए, जबकि इमरान तंदुरुस्त होकर अस्पताल से फारिग हो गया। अब वो लामहला ब्लैक हेड का रुख करेगा और मैं चाहता हूँ कि इस बार किसी भी सूरत वो अपने मिशन में कामयाब ना हो सके, क्योंकि ब्लैक हेड नामी आला हमारे लिए यहूदियों का मुस्तकबिल है। अगर ये आला तैयार होकर उसका तजुर्बा कामयाब रहा तो फिर पूरी दुनिया पर हमेशा हमेशा के लिए यहूदियों की हुकूमत कायम हो जाएगी और पूरी दुनिया में मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। आपको मैंने इसलिए बुलवाया है कि मैं पाकिस्तान से ब्लैक हेड तक कम से कम 3 हिफाजती हिसार चाहता हूँ। आपको एक्रीमिया और यूरोप की उन एजेंसियों या तंजीमों के बारे में मालूम है जो इन लोगों का मौसर अंदाज में मुकाबला कर सकती हैं। सदर ने मुसलसल बोलते हुए कहा, यस सर, जैसे आप हुक्म दे सर। बेशुमार एजेंसियां हैं, ए क्लास भी और सुपर ए क्लास भी। कर्नल रेनार्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, हमें ए बी या सुपर ए बी से कोई मतलब नहीं है कर्नल रेनाल्ड। हमें वो एजेंसी चाहिए जो इमरान की तरह शातिर, ज़हीन, फाल और अपने मकसद के साथ कमिटेड हो। सदर ने कहा, यस सर, ऐसी एक ही एजेंसी है, उसे कायम हुए 4 साल हो गए हैं। उसने बहुत कम काम किया है, लेकिन जितना भी किया वो इंतहाई जबरदस्त काम है। और ये बात नहीं सर कि उसे काम नहीं मिलता, काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो उस वक्त कोई दूसरा टास्क लेती है जब पहला टास्क हतमी तौर पर खत्म हो जाता है, और आइंदा टास्क उस वक्त तक नहीं लेती जब तक पहला टास्क खत्म नहीं होता। कर्नल रेनार्ड ने जवाब देते हुए कहा, क्या नाम है उस एजेंसी का और क्या तफसीलात है उसकी? सदर ने कदरे इश्तियाक भरे लहजे में कहा, क्योंकि उन्हें मालूम था कर्नल रेनार्ड कभी गलत बात नहीं करता और न ही वो मुबालगा आराई का कायल है। इसलिए अगर वो किसी एजेंसी की इस अंदाज में तारीफ कर रहा है तो ये एजेंसी वाकई तारीफ के काबिल ही होगी। सर, ये एजेंसी जिसका नाम एंजल्स है, लेकिन इसे कोड में सुपर 3 कहा जाता है। ये एजेंसी एक्रीमिया हुकूमत ने इंतहाई खुफिया तौर पर कायम की है, जिसका इल्म सिर्फ एक्रीमिया के सदर को है, और ये एजेंसी हुकूमती मामलात में सिर्फ एक्रीमिया के सदर को ही जवाबदाह है। लेकिन बज़ाहिर इसे प्राइवेट एजेंसी जाहिर किया गया है और ये एजेंसी प्राइवेट काम भी करती है। इसका चीफ कर्नल लॉर्ज है। कर्नल लॉर्ज एक्रीमिया की रेड और ब्लैक एजेंसियों में काम कर चुका है। इंतहाई तेज, ज़हीन और फाल आदमी है। उसने एक्रीमिया, यूरोप और इसराइल की तमाम छोटी बड़ी एजेंसियों से बेहतरीन एजेंट मुंतखब करके अपनी एजेंसी में शामिल किए हैं। इसका हेडक्वार्टर विलिंगटन के रॉबर्ट एवेन्यू में है। बज़ाहिर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक बैनुल अक़वामी कंपनी रसाडो का ऑफिस है, लेकिन असल में ये सुपर 3 का हेड ऑफिस है। अगर इस कंपनी को इमरान और उसके साथियों को हलाक करने का टास्क दिया जाए तो ये पाकिस्तान से बहरे ओकेनूस तक कदम कदम पर मौत के फंदे लगा सकती है। कर्नल रेनार्ड ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि ये लोग ब्लैक हेड तक पहुंच सके, क्योंकि इस तरह इमरान और उसके साथी उनके रूप में भी वहां पहुंच सकते हैं। सदर ने कहा, यस सर, ऐसा भी हो सकता है। ब्लैक हेड तक पहुंचने के लिए 2 बंदरगाहें इस्तेमाल होती हैं, एक टॉयलैंड बंदरगाह और दूसरी ग्रीन वैली बंदरगाह। ग्रीन वैली से ब्लैक हेड ज्यादा करीब है, जबकि टॉयलैंड से इसका फासला काफी ज्यादा है। तेज रफ्तार लॉन्च से अगर फासले का अंदाजा किया जाए तो ग्रीन वैली से ब्लैक हेड तक 1 घंटे का फासला है, जबकि टॉयलैंड से यह फासला 4 घंटों में तय हो सकता है। दूसरी बात ये कि टॉयलैंड से ब्लैक हेड तक तकरीबन हर वक्त इंतहाई खौफनाक तूफान बरपा रहते हैं, जबकि ग्रीन वैली से ब्लैक हेड तक मौसम ज्यादातर पुरसुकून रहता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम सुपर 3 को ग्रीन वैली तक महदूद रखें, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लाजमन ग्रीन वैली से ब्लैक हेड तक पहुंचेंगे। कर्नल रेनार्ड ने कहा तो सदर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। यही तो असल प्रॉब्लम है। इमरान वो काम करता है जो दूसरे नहीं करते, और उसकी कामयाबी की वजह भी यही है। मुझे यकीन है कि वो ग्रीन वैली की बजाय टॉयलैंड का इंतखाब करेगा, इसलिए ज्यादा चेकिंग टॉयलैंड पर होनी चाहिए। सदर ने कहा, यस सर, फिर दोनों बंदरगाहें सुपर 3 को दे दी जाएं। कर्नल रेनाल्ड ने जवाब दिया, ओके, तुम पहले सुपर 3 की फाइल मुझे पहुंचाओ, मैं उसे पढ़कर ही कोई फैसला करूंगा, लेकिन ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए। सदर ने कहा, यस सर। कर्नल रेनाल्ड ने उठते हुए कहा और फिर उसने सदर को सैल्यूट किया और फिर मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। टाइगर ने कार रेड क्लब की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने पार्किंग बॉय से कार्ड लेकर जेब में डाला और तेज तेज कदम उठाता हुआ क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। इस क्लब का इफ्तिताह अभी हाल ही में हुआ था और टाइगर यहाँ 2 बार चक्कर लगा चुका था, लेकिन यहाँ उसकी दिलचस्पी की कोई चीज न थी, क्योंकि ये आम सा क्लब था।
ऐसे बेशुमार क्लब दारुल हुकूमत में मौजूद थे, जहां खाने पीने, ताश खेलने और इस किस्म की दूसरी सहूलियात लोगों को पैसे के एवज मैसर थी। बार अच्छा था, जहां शराब भी मिल जाया करती थी, इसलिए आला तबके के लोग ज्यादातर यहाँ का चक्कर लगाया करते थे। लेकिन आज उसकी यहाँ आमद एक खुसूसी काम की बिना पर हुई थी। एंथोनी 1 माह पहले यहाँ का मैनेजर लगा था। इससे पहले वो एक और क्लब का जनरल मैनेजर था, लेकिन वो क्लब उस रेड क्लब से छोटा था। एंथोनी बेहद तेज और समझदार आदमी था। उसके राब्ते जहां हुकूमत के आला अफसरान से थे, वहां अंडरवर्ल्ड के सरगनों से भी थे। इसलिए क्लब बिजनेस में वो खासा होशियार और समझदार गर्दाना जाता था। आज टाइगर अभी अपने होटल से बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एंथोनी की कॉल आ गई और एंथोनी ने ही उसे बताया कि वो रेड क्लब में मैनेजर तैनात हो गया है और उसने टाइगर को एक जरूरी काम के लिए रेड क्लब आने की दावत दी थी। टाइगर चूंकि फारिग था, इसलिए उसने क्लब आने की हामी भर ली और फिर तकरीबन 5 घंटे इधर उधर मुख्तलिफ होटलों और क्लबों में गुजारने के बाद उसने रेड क्लब का रुख किया था। क्लब के हॉल में दाखिल होकर वो साइड राहदारी की तरफ बढ़ गया। मैनेजर का कमरा उस राहदारी में था। मिस्टर, किसी ने टाइगर को पुकारा तो टाइगर यकलक ठटक कर रुक गया। उसके साथ ही वो मुड़ा तो काउंटर पर मौजूद एक आदमी उसकी तरफ मुतवज्जे था। तुमने मुझे पुकारा है, टाइगर ने कहा। हाँ, आप बगैर किसी इजाजत के राहदारी में जा रहे थे, जबकि वहां मौजूद दरबान आपको वापस भेज देंगे। आप मुझे बताए आपको किससे मिलना है? उस आदमी ने कदरे मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओ, तो ये तकल्लुफात एंथोनी ने कायम किए हैं। पहले तो वो ऐसा ना था। टाइगर ने वापस काउंटर की तरफ मुड़ते हुए कहा। यह हमारी जनरल मैनेजर के बनाए हुए उसूल है जनाब। उस आदमी ने कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। हमारी जनरल मैनेजर? क्या मतलब? क्या ये कोई खातून है? टाइगर ने चौंक कर कहा। जी हाँ, वो इस क्लब की डायरेक्टर्स में से एक हैं। उनका नाम लेडी फेरोजा है। काउंटरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, वैसे तुम शायद क्लब लाइफ में नए दाखिल हुए हो, वरना तुम मुझे इस तरह आवाज ना देते। तुम्हारा क्या नाम है? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम आसिम है जनाब। वैसे आपकी बात दुरुस्त है, मैं पहली बार इस क्लब में मुलाजिमत कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं मावजरत खा हूँ, काउंटरमैन ने जवाब देते हुए कहा। गुड आसिम, तुम अच्छे नौजवान हो। ये लाइफ बेहद हंगामा खेज है। यहाँ कदम कदम पर कुछ ना कुछ अचानक हो जाता है। बहरहाल मेरा नाम टाइगर है, ये नाम याद रखना। और जब भी तुम्हें कोई मसला हो तो मुझसे मिल लेना। किसी भी क्लब से तुम मेरे बारे में पूछ सकते हो। और अब सुनो, तुम्हारे मैनेजर एंथोनी ने मुझे फोन करके बुलाया है। उसे मुझसे कोई जरूरी काम है। अब अगर तुम इजाजत दो तो मैं एंथोनी से मिल लूं। टाइगर ने उसके कंधे को हाथ से थपकते हुए कहा। जनाब, मैं मैनेजर साहब से पूछ लूं, आसिम ने कहा और इसके साथ ही उसने सामने पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और तेजी से यक के बाद दिगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। काउंटर से आसिम अर्ज कर रहा हूं जनाब, एक साहब मिस्टर टाइगर आपसे मिलना चाहते हैं। आसिम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस सर। अच्छा सर। दूसरी तरफ से कोई बात सुनकर आसिम ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा और फिर रिसीवर रख दिया। आइए सर, मैं आपको खुद छोड़ आता हूँ, आसिम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। नहीं, तुम यहीं रुको। लेकिन सुनो, अभी तुम नए हो इस बिजनेस में, इसलिए सोच समझकर काम करो। जिस तरह तुमने मुझे ए मिस्टर कहकर पुकारा था, मैं पलटे बगैर तुम्हें गोली भी मार सकता था। आइंदा ख्याल रखना, टाइगर ने उसे समझाते हुए कहा। तो मैं क्या कहता जनाब, आसिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मुंह दूसरी तरफ कर लेते। अगर मैनेजर बाद में तुमसे शिकायत करता तो तुम 100 बहाने बना सकते थे। ये क्लब लाइफ बेहद खतरनाक लाइफ होती है। ओके, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। उसे वाकई इस नौजवान पर रहम आ गया था, वरना वो जानता था कि इस अंदाज में बात करके वो किसी भी वक्त मारा जा सकता है। सॉरी टाइगर, उस अहमक आसिम ने तुम्हें रोक लिया होगा। आई एम सॉरी। टाइगर जैसे ही एंथोनी के ऑफिस में दाखिल हुआ तो एंथोनी ने उठकर मुसाफा करते हुए कहा। अरे नहीं, मैंने उसे खुद कहा था कि वो पहले तुम्हें इत्तला दे दे। टाइगर ने जानबूझकर बात को दूसरा रुख देते हुए कहा। तुम अब भी एप्पल जूस पीते हो या? एंथोनी ने पूछा। जूस, चाहे वो सेब का हो या अनानस का, टाइगर ने जवाब दिया। तो एंथोनी ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठाया और यक के बाद दिगरे कई नंबर प्रेस करके उसने किसी को एप्पल जूस लाने का कहकर रिसीवर रख दिया। हाँ, अब बताओ कैसे याद किया है मुझे, टाइगर ने कहा। एक बेहद जरूरी काम से, और मुझे यकीन है कि ये काम तुम ही कर सकते हो, एंथोनी ने कहा। काम मेरे मियार के मुताबिक होना चाहिए, मैं छोटे काम नहीं किया करता, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मालूम है, इसीलिए तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया है, एंथोनी ने कहा। बताओ क्या काम है, टाइगर ने कहा।
लेकिन इससे पहले कि एंथोनी कुछ बताता, ऑफिस का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें जूस के 2 गिलास रखे हुए थे। उस नौजवान ने एंथोनी को सलाम किया और फिर एक एक गिलास उसने एंथोनी और टाइगर दोनों के सामने रखा और खाली ट्रे उठाए वापस चला गया। एक साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल रशीद, उसे ट्रेस करना है, एंथोनी ने कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। साइंसदान? ये तुम्हें साइंसदान को ट्रेस करने की क्या जरूरत पेश आ गई? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि उसे वाकई एंथोनी से ये तवक्को न थी कि वो किसी साइंसदान को ट्रेस करने का काम उसे देगा। मुझे जरूरत नहीं है, मेरी पार्टी को जरूरत है, एंथोनी ने जवाब देते हुए कहा। ट्रेस करने का तो मतलब हुआ कि वो साइंसदान गायब हो चुका है या कर दिया गया है, टाइगर ने कहा। यूं ही समझ लो, मुझे बताया गया है कि ये साइंसदान डॉक्टर अब्दुल रशीद कई साल पहले एक्रीमिया की एक लेबोरेटरी में किसी खुसूसी रेस पर काम कर रहा था। वो तबैयात का डॉक्टर था। फिर ये साइंसदान अचानक वापस पाकिस्तान आ गया और चूंकि उसका काम इब्तदाई सतह पर था, इसलिए किसी ने उसकी वापस जाने की परवाह न की और उसके काम पर मजीद पेशरफ्त होती रही। लेकिन अब अचानक इस काम में ऐसी रुकावट सामने आई है जिसे उस साइंसदान के अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता। चुनांचे उसे तलाश किया गया, लेकिन पाकिस्तान में उसको किसी तरह भी ट्रेस न किया जा सका, तो यह काम एक पार्टी के जिम्मे लगाया गया। उस पार्टी ने मुझसे राब्ता किया है, क्योंकि जाहिर है मेरा पाकिस्तान के तमाम ऐसे कल्बों से वास्ता रहा है जहां साइंसदान टाइप के लोग आते जाते रहते हैं। चूंकि मुआवजा माकूल था, इसलिए मैंने हामी भर ली। और सच्ची बात यह है कि मैंने अपने जराये को इस्तेमाल किया, लेकिन डॉक्टर अब्दुल रशीद का पता न चल सका, जिस पर मुझे तुम्हारा ख्याल आया, क्योंकि तुम्हारे बारे में मशहूर है कि तुम ट्रेसिंग का काम सबसे जल्द और लाजमन कर लेते हो, एंथोनी ने मुसलसल बोलते हुए कहा। इस साइंसदान को ट्रेस करके तुम क्या करोगे? टाइगर ने पूछा। मैंने क्या करना है? मैंने पार्टी को उसके कॉयब भिजवा देने हैं। इसके बाद पार्टी जाने और उसका काम, मैं फारिग, एंथोनी ने जवाब देते हुए कहा। पार्टी कौन है? टाइगर ने पूछा। सॉरी, तुम्हें मालूम है कि ये बात बताई नहीं जा सकती और पूछनी भी नहीं चाहिए। तुम काम करना चाहते हो तो बताओ, नहीं करना चाहते हो तो भी खुलकर बता दो, एंथोनी ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या मुआवजा दोगे मुझे? ये बात तय करो, टाइगर ने भी संजीदा लहजे में कहा। 1 लाख रुपए, एंथोनी ने कहा। सॉरी, तुम्हें मुआवजा डॉलरों में मिला है, इसलिए डॉलरों में बात करो, टाइगर ने बाकायदा सौदेबाजी के अंदाज में कहा। ठीक है, $1000, एंथोनी ने कहा। सुनो, आखिरी बात, तुम्हारे एप्पल जूस का बेहद शुक्रिया। तुम्हें $10 लाख मुआवजा मिला है और तुम्हें मुझे $8 लाख देने होंगे, वरना बेशक टकरे मारकर देख लो, तुम ये काम ना कर सकोगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसे साइंसदान जहाँ होते हैं वहां तक तुम्हारा हाथ कभी ना पहुंच सकेगा और ना ही मेरे अलावा कोई तुम्हारी मदद कर सकता है, टाइगर ने कहा। तो एंथोनी के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि मुझे $10 लाख मुआवजा दिया गया है? एंथोनी ने कहा। मुझे मालूम है कि जब किसी साइंसदान को कोई पार्टी ट्रेस कराती है तो क्यों कराती है और उसका कितना बड़ा मामला दांव पर लगा होता है, और ये मामूली रकम है। अगर मैं बराह रास्त पार्टी से बात करता तो $15 लाख से किसी सूरत कम ना लेता, टाइगर ने जवाब दिया। तुम वाकई हम सबसे बहुत आगे सोचते हो। ठीक है, मैं तुम्हें $5 लाख दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, एंथोनी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। ओके, आधी रकम दो और मजीद कॉयब बताओ, टाइगर ने कहा। तो एंथोनी ने मेज की दराज खोली और उसमें से चेक बुक निकालकर उसने एक चेक पर अपने दस्तखत करके उसने चेक को बुक से अलहदा किया और टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। टाइगर ने एक नजर चेक पर डाली और फिर उसे तय करके अपनी जेब में डाल लिया। इसके साथ ही एंथोनी ने मेज की सबसे निचली दराज खोली और उसमें से एक फाइल निकालकर टाइगर की तरफ बढ़ा दी। इस फाइल में तकरीबन 14 साल पहले के एक साइंसदान की तस्वीर और उसके साबिका कॉयब वगैरह दर्ज हैं। लेकिन मैंने इस फाइल में दिए हुए तमाम कॉयब को चेक किया है, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो सका। इस फाइल में जो एड्रेस डॉक्टर अब्दुल रशीद का दिया गया है वहां से कुछ मालूम नहीं हो सका। सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए उन्होंने ये मकान फरोख्त कर दिया था और अब तो इस प्रॉपर्टी डीलर का भी एड्रेस मालूम नहीं है, एंथोनी ने कहा। मालूम भी हो जाए तब भी इस बात से कोई फायदा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब जब मुस्तकिल तौर पर एक्रीमिया शिफ्ट हो गए होंगे तो उन्होंने ये मकान फरोख्त कर दिया होगा, टाइगर ने फाइल लेते हुए कहा। और फिर उसने फाइल खोली तो उसमें एक तस्वीर और चंद कागजात मौजूद थे। टाइगर ने गौर से उस तस्वीर को देखा और फिर कागजात को पढ़ना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद उसने फाइल बंद करके उसे वापस एंथोनी की तरफ बढ़ा दी। रख लो, शायद काम आए, एंथोनी ने कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तस्वीर देख ली है, मजीद इसमें कोई काम की बात नहीं है, टाइगर ने जवाब दिया। तो एंथोनी ने फाइल वापस मेज की दराज में रख दी।
हाँ, अब बताओ कि कितना वक्त लोगे? एंथोनी ने कहा। सिर्फ एक हफ्ता, टाइगर ने जवाब दिया। तो एंथोनी ने इस बात में सर हिला दिया। सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारी पार्टी का ताल्लुक किस मुल्क से है, क्या एक्रीमिया से या किसी और मुल्क से, और ये भी बता दो कि पार्टी का ताल्लुक किसी हुकूमत से है या किसी एजेंसी से या तंजीम से। टाइगर ने पूछा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? एंथोनी ने मुंह बनाते हुए कहा। दारुल हुकूमत की आबादी करोड़ों में है और यहाँ हुकूमती साइंसदान और प्राइवेट तौर पर काम करने वाले साइंसदानों की तादाद हजारों में नहीं तो सैकड़ों में बहरहाल होगी। और ऐसे भी साइंसदान हैं जिन्हें बाकायदा खुफिया रखा जाता है। इसलिए जब तक तुम नहीं बताओगे कि मामला किस रुख से चलाए जा रहे हैं, मैं कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं बना सकूंगा, टाइगर ने कहा। उस साइंसदान डॉक्टर अब्दुल रशीद का एक साथी साइंसदान हुकूमत एक्रीमिया के लिए खुफिया लेबोरेटरी में किसी अहम फार्मूले पर काम कर रहा है जिसे टॉप सीक्रेट रखा गया है। इस काम में रुकावट पैदा हुई तो उस साइंसदान ने डॉक्टर अब्दुल रशीद को तलाश करने के लिए कहा है, क्योंकि उसका ख्याल है कि ये रुकावट सिर्फ डॉक्टर अब्दुल रशीद ही दूर कर सकते हैं। ये हुकूमती काम है, लेकिन हुकूमत चूंकि बराह रास्त सामने नहीं आना चाहती, इसलिए एक प्राइवेट तंजीम के जिम्मे ये काम लगाया है। उस प्राइवेट तंजीम का ताल्लुक भी एक्रीमिया से है और बस, इससे ज्यादा ना मुझे मालूम है और ना ही मैं बता सकता हूँ, एंथोनी ने कहा।